हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टर्म पे हमने आपको रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के अंदर आर्टिफिशियल मेथड में हमने दो टॉपिक आपको बताया था। पहला आपका सिंपल एयर इवापोरेटिव कूलिंग सिस्टम और दूसरा आपका बताया था बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। थर्ड मेथड जो आपका है वो आपका है बूट स्ट्रैप वायु वाष्पित रेफ्रिजरेशन निकाय, यानी बूट स्ट्रैप एयर इवापोरेटिव रेफ्रिजरेशन सिस्टम। जो इससे पहले हमने आपको बताया था बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, उसमें और बूट स्ट्रैप एयर इवापोरेटिव रेफ्रिजरेशन सिस्टम में सिर्फ एक डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस ये है कि वहां पर आपके दो हीट एक्सचेंजर लगे हुए थे और सेकंड हीट एक्सचेंजर जो होता था वो आपका सेकेंडरी कंप्रेसर और कूलिंग टरबाइन के बीच में लगा होता है। इसमें सेकंड हीट एक्सचेंजर के अलावा एक तीसरा डिवाइस लग जाता है जिसको हम इवापोरेटर बोलते हैं, और इस इवापोरेटर को सेकंड हीट एक्सचेंजर और कूलिंग टरबाइन के बीच में एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। यानी इससे पहले क्या था कि आपका दो हीट एक्सचेंजर थे और सेकंड हीट एक्सचेंजर से पहले आपका सेकेंडरी कंप्रेसर लगा था और सेकंड हीट एक्सचेंजर से जो एयर निकलती थी वो सीधे कूलिंग टरबाइन में जाती थी। लेकिन यहाँ पर सेकंड हीट एक्सचेंजर से निकलने वाली कूल्ड एयर सबसे पहले इवापोरेटर के अंदर जाएगी और इवापोरेटर के बाद फिर वहां से वो कूलिंग टरबाइन के अंदर जाएगी, जहां से वो कूलिंग इफेक्ट जनरेट करेगा। तो यहां से हम स्टार्टिंग से इसका वर्किंग फंक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले सेम पिछले प्रोसेस की तरह ये आपकी एम्बिएंट एयर है, यानी एटमॉस्फेयर की एयर है। इसको रैम्ड एयर में कन्वर्ट करेंगे। रैम्ड एयर में कन्वर्ट करने का मतलब उसके टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। आइसेंट्रोपिकली उसकी हम रैमिंग प्रोसेस करेंगे जिससे उसका टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होगा। ये रैम्ड एयर यहां से मेन कंप्रेसर के अंदर जाएगी और मेन कंप्रेसर के अंदर इस रैम्ड एयर को आइसेंट्रोपिकली बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दिया जाता है, यानी उसके टेम्परेचर और प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। अब कंप्रेस्ड एयर यहां से इधर आएगी। कंप्रेस्ड एयर का कुछ पार्ट इधर से इधर चला जाएगा और कुछ पार्ट यहां से यहां आके कंबस्टन चैम्बर के अंदर आएगा, जहां वो बर्न होगा। उसके बर्न होने से हीट जनरेट होगी और वो हीट गैस टरबाइन को चलाने में यूज होगी। और जब गैस टरबाइन चलेगी तो यही गैस टरबाइन इस मेन कंप्रेसर को चलाता है, यानी मेन कंप्रेसर को चलाने के लिए गैस टरबाइन का हेल्प लिया जाता है। अब इसके बाद जो ये कंप्रेस्ड एयर यहां से इधर आती है, इस रास्ते से आते हुए इस फर्स्ट हीट एक्सचेंजर के अंदर एंटर करती है। फर्स्ट हीट एक्सचेंजर के अंदर इस पाइप से होते हुए कंप्रेस्ड एयर जा रही है और यहां से रैम्ड एयर इसके अंदर आ रही है। तो रैम्ड एयर क्या करेगी, इस कंप्रेस्ड एयर के हीट को एब्जॉर्ब करेगी, यानी उसके टेम्परेचर प्रेशर को लोअर करेगी और ये रैम्ड एयर इस कंप्रेस्ड एयर के हीट को लेकर यहां से बाहर निकल जाएगी और रैम्ड एयर यहां से आगे बढ़ेगी और ये सेकंड कंप्रेसर के अंदर आएगी। तो ये जो फर्स्ट हीट एक्सचेंजर से आने वाली एयर जिसका टेम्परेचर प्रेशर लोअर हो गया, यानी कुछ कूल हो गई, उसको फिर से हम सेकंड कंप्रेसर के अंदर कंप्रेस करते हैं, यानी उसके टेम्परेचर और प्रेशर को बहुत ज्यादा फिर से बढ़ाते हैं और फिर से एक कंप्रेस्ड एयर यहां से सेकंड हीट एक्सचेंजर के अंदर एंटर करती है। और सेकंड हीट एक्सचेंजर के अंदर सेकेंडरी कंप्रेसर से कंप्रेस्ड एयर जब आगे बढ़ती है तो रैम्ड एयर यहां पर भी आती है और रैम्ड एयर इस कंप्रेस्ड एयर के हीट को एब्जॉर्ब करती है और यहां पर कंप्रेस्ड एयर के टेम्परेचर प्रेशर को लोअर कर देती है और लोअर टेम्परेचर प्रेशर का एयर आगे बढ़ता है और यहां से जो रैम्ड एयर है वो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद यहां से बाहर निकल जाती है। अब इसके बाद ये जो कूल्ड एयर है फिर से इस इवापोरेटर के अंदर आती है। इवापोरेटर के अंदर आने के बाद इस एयर का फिर से एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन होने पर उसका टेम्परेचर प्रेशर बहुत ज्यादा डिक्रीज होगा और डिक्रीज होने के बाद ये कूल्ड एयर फिर से कूलिंग टरबाइन के अंदर आती है और ये कूलिंग टरबाइन इवापोरेटर से आने वाले लो टेम्परेचर लो प्रेशर के एयर को के टेम्परेचर प्रेशर को और भी ज्यादा लो कर देती है। यानी यहां से आने वाला टेम्परेचर प्रेशर जो भी होगा यहां पर पहुंचने के बाद उसका टेम्परेचर प्रेशर दोनों ही बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। अब वो डिक्रीज टेम्परेचर प्रेशर की एयर उस जगह पर भेजी जाएगी
जहां पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करना होगा। यानी इस सिस्टम का यूज हम ट्रांसपोर्टेशन वाले एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन वाले एयरक्राफ्ट में जहां पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करना होगा, इस कूलिंग टरबाइन से में आने वाली एयर उस केबिन में भेज दी जाती है और इस कूलिंग टरबाइन के हेल्प से आपका ये सेकेंडरी कंप्रेसर चलता है। तो इस तरीके से ये आपका बूट स्ट्रैप एयर इवापोरेटिव रेफ्रिजरेशन सिस्टम का वर्किंग फंक्शन है और ये भी फंक्शन पिछले वाले की तरह सेम है, सिर्फ ये एक एक्स्ट्रा इवापोरेटर का हम यूज कर रहे हैं। अब बचे हुए आपके जो 2 टॉपिक हैं उसको अगले लेक्चर में करते हैं। इसमें इतना ही। थैंक यू।